नमस्कार। बिहार स्वाभिमान की आज इस खास चर्चा में हम अपने जॉर्ज साहब को याद करते हैं, वही जॉर्ज फर्नांडिस जो थे महाराष्ट्र के, पैदा लिए बेंगलोर में और जिनकी कर्मभूमि बिहार से है। और ठेठ बिहारी अंदाज क्या होता है वो शायद बाहर के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने जॉर्ज साहब से ही बिहार को समझा होगा। मुझे लेकिन इस बात का, हमें, हमारी पीढ़ी को तो कम से कम इस बात का गर्व तो जरूर होना चाहिए कि हम लोगों ने जॉर्ज साहब को बहुत करीब से देखा है, जॉर्ज साहब की उस राजनीति को देखा है, जॉर्ज साहब के व्यक्तित्व को देखा है, उनके संघर्ष को देखा है। लेकिन हमारी नई पीढ़ी को शायद पता न हो कि जॉर्ज साहब भी एक वैसे ही समाजवादी थे जो बिहार के कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी थे और आज भी समाजवादी है। और जब आप कंपैरिजन करेंगे समाजवाद और समाजवादी नेताओं की, तो एक बार आपको शायद जॉर्ज साहब के जो पृष्ठभूमि है, उनके संघर्ष है, उनको शायद उनको समझना जरूरी है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बिहार में जो जॉर्ज साहब पिछले 30-40 साल से निरंतर संघर्ष करते रहे, बिहार के जनमानस में अपनी एक पहचान और अपनी एक पैठ बनाए, वो जॉर्ज साहब अब धीरे 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 वहां भुलाए दिए जा रहे हैं। और लोग शायद हमारी पीढ़ी में के बाद तो नई पीढ़ी के लोग जानते भी नहीं है कौन थे जॉर्ज साहब। तो आज जो उनकी पुण्यतिथि है, तो हम लोगों ने जॉर्ज साहब को आज याद करने के लिए बनाया है ये दिन को खास तौर से। और चर्चा में जो हमारे बहुत दिग्गज मेहमान हैं, जो जॉर्ज फर्नांडिस को बहुत करीब से जानते हैं, हमारे पास जो ममता दीदी हैं, ममता जी मुजफ्फरपुर से हैं, जो मुजफ्फरपुर उनकी कर्मस्थली रही है। शैलेश सृष्टि है, जो उनके राजनीतिक जीवन को आप समझें तो वो एक तरह से शैलेश जी को की तरह कई पुराण लिख सकते हैं जॉर्ज फर्नांडिस पे, जितने करीब से उन्होंने जॉर्ज जी को देखा है, जॉर्ज साहब को देखा है दिल्ली में, मुजफ्फरपुर में, अपने छात्र जीवन में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में। वासिंद्र मिश्रा जी लंबे अरसे तक संपादक रहे हैं और पत्रकारिता में 25-30 साल तक जो रिपोर्टिंग करने का इनका अपना अनुभव है। तो देश के समाजवादी नेताओं का अगर आप एक कह सकते हैं ना जीनेसिस, तो उसके डीएनए को जानते हैं और उनकी राजनीति को बहुत करीब से देखने का जो हमारे पास कुछ लोगों का तजुर्बा है, वासिंद्र मिश्रा जी का भी एक नाम है। हमारे पास प्रेम कुमार मनी जी हैं, शायद उनका एक नेटवर्क में प्रॉब्लम है। प्रेम कुमार मनी जी बहुत अच्छे राइटर रहे हैं। प्रेम कुमार मनी जी बिहार के राजनीति में एक शख्सियत रहे हैं और जॉर्ज फर्नांडिस को बहुत करीब से जानते हैं। तो हमारे साथ में जो ये दिग्गज लोग हैं वही ज्यादा बेहतर बताएंगे। हम तो किताबों में और कुछ जो जॉर्ज साहब को पार्लियामेंट में बोलते हुए और उनके जीवन को जो देखा है, वो मुझे लगता है मेरी स्मृति में उनकी एक छोटी सी झांकी है। बाकी ये दिग्गज लोग जो हमारे साथ हैं, वो लोग शायद जॉर्ज फर्नांडिस को बेहतर से आप लोगों को बता पाएंगे। लेकिन मैं जो जॉर्ज साहब को देखा हूं, मैं जितना ही मुझे स्मरण है जॉर्ज साहब को देखने का और समझने का, दिल्ली में मुझे ऐसा कोई नेता नहीं मिला जिसके दरवाजे से आप जहां उसके बेडरूम तक जाना चाहें तो आप बेहिचक चले जा सकते हैं। और मैं पहली बार जब जॉर्ज साहब के घर गया था तो मुझे खुद लगा कि ये ऐसा भी नेता होता है क्या, न कोई गेट पे रुकने वाला, न कोई पूछने वाला, उनके बेडरूम तक आप दाखिल हो सकते हैं। वो थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज साहब एक ऐसा नेता थे जिनको हमने पार्लियामेंट के उस डिस्कशन में देखा है, जिनको कांग्रेस की पार्टी के जो माननीय सांसद उनको बोलने नहीं देते थे, उनको चोर चोर और इस तरह की चीजें अपमानित करने का कोई प्रयत्न उनको नहीं छोड़ा था। लेकिन मैंने देखा है जॉर्ज साहब का वो पैसेंस, और जब वो बोलने के लिए उनकी बारी होती थी और जब वो बोलते थे तो पूरा सदन खामोश होता था। उनके तर्कों से, उनके रिसर्च से और उनके अकाट्य बातों का कोई जवाब किसी सांसद के पास तब नहीं होता था। मैंने जॉर्ज साहब को वो भी देखा है, बहुत कुछ देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे जो दिग्गज लोग मेहमान हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बेहतर तो मैं नहीं जानता हूं। तो मैं सीधे प्रेम कुमार मनी जी से बात करता हूं। प्रेम कुमार मनी जी विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, काफी अच्छा उन्होंने लिखा भी है। मनी जी, जॉर्ज साहब को आप किस रूप में याद करते हैं आज, अगर जॉर्ज साहब के पुण्यतिथि पे आपको कहा जाए तो? पहले आप सभी मित्रों को नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय नेता और श्रद्धेय साथी जॉर्ज साहब को आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन करना चाहूंगा। उनको, उनकी स्मृति को मेरी श्रद्धांजलि निवेदित है। और विनोद जी, आपने पूछा कि किस रूप में हमने देखा, तो जॉर्ज साहब को तब से हम लोगों ने जाना जब हम लोग बिल्कुल नौजवान थे, और बल्कि किशोर कहिए। और वह 70 के दशक में जब बिहार में आते थे
तो उन्हें सुनने के लिए खासकर नौजवान टूट पड़ते थे और उनकी अपनी अदा होती थी। वह एक तरह से कह सकते हैं कि युवकों के हृदय सम्राट हुआ करते थे, सोशलिस्ट तेवर। जब प्रतिपक्ष उन्होंने निकाला, मैं समझता हूं कि 1974 में पहली दफा मैं उसमें छपा था, प्रतिपक्ष में। और उनसे सीधे मेरा परिचय 90 के बाद हुआ, जब वह रेल मंत्री थे। 90 में लगभग वह रेल मंत्री हुए थे वीपीसी सरकार में। उसके बाद अंतिम समय तक उनसे एक संबंध बना रहा। 1994 में जब समता पार्टी बनी, जनता दल का एक हिस्सा टूटा और समता पार्टी बनी, तो वह जॉर्ज, जनता दल जॉर्ज शुरू में कहा गया था, बाद में वह समता पार्टी बनी थी और हम सब लोग उसमें साथ थे। नीतीश कुमार जी थे और 14 एमपी आए थे, एक साथ इकट्ठे होकर के आए थे। राजनीतिक ये सब घटनाक्रम तो चलते रहता है। वह उनके अपने विचार थे, समाजवादी थे, उनका उनका अपना रहन सहन था सादगी के साथ। और ठीक आपने कहा विनोद जी कि उनका बिल्कुल दरवाजा खुला होता था। उनके यहाँ जो गेट होता था कृष्ण मेनन मार्ग में, समझता हूँ कि उनका आवास था, तो वह उसमें वह गेट था ही नहीं, उन्हें तोड़ करके अलग रख दिया गया था कि किसी को आने में असुविधा नहीं हो। सीधे कार्यकर्ता उनके कमरे तक पहुंचे रहते थे। कई बार उनके कमरे में जहां वह सोते थे जाने का अवसर मिला है और वह देखा कि किताबों पत्रिकाओं से बिल्कुल भरा हुआ है। उनका बिछावन का एक कुत्ता रखने का, जिसे मैं पसंद नहीं करता था, वह शौक था, कुत्ता भी उसी पर बैठा हुआ है। और बिल्कुल कहीं से एकदम बिल्कुल लगता ही नहीं था कि कोई वीआईपी तो दूर दूर बात, हम लोग भी उस तरह से रहना नहीं पसंद करेंगे। एकदम मजदूर की तरह का वो जीवन जीते थे, कुछ भी खास नहीं था। एक बार उन्होंने, जब मैं गया तो उन्होंने खाने पर कहा कि आज तुम यहाँ खाओगे, और फिर अपने काम में लग गए। हम लोग जब खाने बैठे तो वो सब कुछ उबाला हुआ खाते थे और बिल्कुल खाते समय उनका ध्यान गया और कहा, फिर सर थोड़ा सा हल्का सा उस पर हाथ रखते हुए कहा कि मैं तो भूल ही गया कि तुमको भी मैंने खाने पर बुला लिया है और मैंने कोई आदेश दिया नहीं है तुमको, मैं तो बिल्कुल सब उबाला हुआ चीज खाता हूँ। खैर, ये सब उनके रहन सहन का ढंग था। कहीं से भी कोई बाहर और भीतर मैंने देखा हुआ है, कहीं से कोई द्वैत नहीं था, कोई दोहरापन नहीं था। हो सकता है उनकी राजनीति में कई बार जो उतार चढ़ाव हुए और कुछ मुद्दों पर मैं भी खास करके फादर ग्राहम स्टेन्स वाले मुद्दे पर, या 2002 में जब उन्होंने जो भाषण दिया था उस पर मेरी असहमति थी और उस पर मैंने खुल करके कहा था। यह उनका बड़प्पन था कि मुझ जैसे लोगों की बात वह सुन लेते थे, कभी मुस्कुरा करके, कभी चिंता से पेशानी पर अपना हाथ फेरते हुए कहते थे। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी राजनीतिक मुसीबतें हो, लाचारी हो, व्यवस्था हो और हम लोग उसे जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी उम्मीद करते थे कि वे हमसे मुझे समझें। सबसे बड़ी चीज जो हुई, उनको देखा 2009 में, और जब नीतीश कुमार जी ने उनका टिकट काटा, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। आए, फोन किया उन्होंने कि मुझसे मिलना चाहोगे, मैं फलाने जगह आ रहा हूँ। अब जौहर साहब मिलने के लिए कहें और उनसे कोई मिलने न जाए, यह संभव नहीं था। मैं गया, जाते ही उन्होंने कहा कि चलो एक जगह चलते। वह गए, मैं उनके साथ हो लिया, वो सीधे नीतीश कुमार के यहाँ गए और नीतीश जी मिले। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। अब वह कह रहे थे चुनाव लड़ने के लिए मुजफ्फरपुर से, जो खुद उन्होंने पार्टी बनाई थी। क्या होता है राजनीति में, क्या होता है। मैं तो चुप था, केवल बस साथ उनके था। और उन्होंने कहा कि तो कुछ शरद जी ही करेंगे। शरद जी उस समय पार्टी के आला कमान थे, अध्यक्ष थे। कहा कि नहीं, मैं तुमसे मैंने कह दिया और मैं अब बस बिल्कुल खड़े खड़े वहां से चला है। मैं भी साथ गया था, तो साथ मुझे आना पड़ा। फिर बाद में नीतीश जी ने मुझे फोन करके कहा कि क्या सब हो रहा है।
हमने कहा भी उनसे, नीतीश जी से, कि यह उनको अब क्या करेंगे, आप टिकट देंगे न देंगे, आपके उम्मीदवार होंगे ना होंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप कम से कम उनके चुनाव क्षेत्र में उनके खिलाफ प्रचार में न जाएंगे। लेकिन वह 6 बार वहां गए, और शायद उस समय कैप्टन निषाद हुए थे उम्मीदवार मुजफ्फरपुर से। चलिए, सृष्टि जी वहां के हैं, वो ज्यादा जानते होंगे, हमको जो स्मरण से मैं कह रहा हूं। अब यह क्या होता है, जॉर्ज फर्नांडिस एक टिकट मांग रहे हैं, टिकट उन्हें नहीं मिलता है, निर्दल उम्मीदवार होते हैं, और वह आदमी जिसके लिए सब कुछ उन्होंने किया, वह उनको हराने के लिए 6 बार जाता है, 6 जगहों पर सभाएं आयोजित करता है। बाद में उन्होंने फिर, नीतीश जी ने मुझसे कहा कि मोदी जी हमसे गलती हुई। फिर उन्हें उन्होंने कहा कि क्या कीजिएगा, राज्यसभा में मैं चाहता हूं कि उन्हें भेज दूं, आप बात कीजिए। हम कहा कि नहीं। फिर उन्होंने 2 दिन बाद कहा कि नहीं, बात हो गई है। वह तो बिल्कुल मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ थे, उनकी लैला जी से बात हो गई है, और उन्होंने जाने की हामी भर दी है। हम कहा कि एक पाप से आप मुक्त हो गए अगर उन्होंने जाना स्वीकार कर लिया है। तो यह राजनीति में होता है। लेकिन इन सबके बावजूद जो जॉर्ज फर्नांडिस क्या थे, वह मैं जानता हूं। एक अपने लेख में उन्होंने प्रेम जी, सर मैं एक बार अपने जो मेहमान है उनसे एक राय ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। और आपने जो लास्ट में आपने जो ये किया है इसमें, तो उसको हमने बहुत पहली बार आपके तरफ से ये देखा नीतीश जी का। तो हमें ये अच्छा लगा कि आपने एक नई चीज कही है। जो जॉर्ज साहब नीतीश जी को राजनीति में उनके मेटल को पहचान के नीतीश को नीतीश बनाने वाले जॉर्ज साहब, मुझे लगता है क्योंकि 1995 में जब अटल जी को बीजेपी अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना रहे थे, और गोवा में जो वो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, तो नीतीश जी को और जया जेटली को जॉर्ज साहब ने पहली बार भेजा था। वो एक तरह से जॉर्ज साहब का वो हिंट था कि बीजेपी के तरफ उनका झुकाव है। मैं वासिंद्र जी को इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये लूंगा कि वासिंद्र जी, सच में ये जॉर्ज साहब जैसे लोगों का वो अपमान तो था, जिस मुजफ्फरपुर में 1997 से जॉर्ज साहब इलेक्शन लड़े थे, और मुजफ्फरपुर के लोगों ने जॉर्ज साहब को कभी छल नहीं किया। चाहे वो हम मुझे याद नहीं है, वो पांडे जी बहुत बड़े नेता होते थे, ललितेश्वर शाही नेता होते थे, दिग्विजय, मैंने बिहार के जो बड़े बड़े नेता होते थे, सबकी धूल जॉर्ज फर्नांडिस ने चटाई थी, और वो बगैर एक दिन इलेक्शन कैंपेन किए हुए। वासिन जी, आपको याद होगा कि जॉर्ज साहब जब पहली बार जेल से इलेक्शन मुजफ्फरपुर में लड़े थे, तो उनका पोस्टर छपा था हर जगह, हाथ में वो जंजीर लेके, और वो पोस्टर मुजफ्फरपुर के दीवारों में वो चिपकाया गया था। और वो इतना रिवोल्यूशनरी था कि उसमें कहा गया था कि ये इस कड़ी को, जंजीर को कौन तोड़ेगा, तो ये बिहार के लोग तोड़ने के लिए, और खास करके मुजफ्फरपुर के लोग तोड़ने के लिए बाहर आए, और जॉर्ज साहब जेल में थे, और तब उनको जिताया था इलेक्शन। तो ये जो संघर्ष जॉर्ज फर्नांडिस का है, और उसमें बिहारियों पर जो वासिन जी बार बार लोग कहते हैं कि जातिवादी है बिहार, बिहार जो है लोगों को अपने जाति का और इसमें मानसिकता में देखता है। जॉर्ज साहब को 6 6 बार एमपी बना के उस बिहार के लोगों ने सम्मान से भेजा। कभी नहीं पूछा कि जॉर्ज साहब क्रिश्चियन हैं कि बेंगलोर के हैं कि वो महाराष्ट्र के हैं कि कहां से रहे हैं, जॉर्ज बिहारी हो गए। कैसा लगा आपको वसीम जी उनके व्यक्तित्व का और उनके बिहार में उनकी अपनी पहचान का? थैंक यू विनोद जी, और बाकी सभी मेहमानों को भी धन्यवाद कि मुझे इस चर्चा में शामिल होने का मौका दिया है आप सभी लोगों ने। जॉर्ज फर्नांडिस को लेके आज ही मेरी सुबह बात हुई थी अमित से, और अमित ने मेरी राय जानी, तो हमने कहा नहीं, आज का दिन बहुत सही वक्त है और जॉर्ज साहब पर जरूर चर्चा आयोजित की जानी चाहिए। अगर सरकार नहीं कर रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, उनके सगे संबंधी नहीं कर रहे हैं, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जॉर्ज साहब पर बातचीत होनी चाहिए, और जॉर्ज साहब के बारे में जिसके पास जो भी अनुभव है, जानकारी है, वो साझा की जानी चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण दिन आज जॉर्ज साहब पर जो आयोजन हुआ है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 3 बातें कहना चाहता हूँ। विनोद जी ने जो इंट्रोडक्टरी अपनी बात रखी थी विषय वस्तु को लेके, तो मैं उनकी बातों से ही 2 3 पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पहला तो मुजफ्फरपुर के बारे में जो विनोद जी एक नेता का नाम भूल गए थे, मुझे लगता है वो केदार पांडे हुआ करते थे, जो रघुनाथ बाद पांडे,
रघुनाथ पांडे, केदार पांडे, ये लोग हुआ करते थे। वो भी काफी उस जमाने में बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे। अब आई बात कि विनोद जी ने कहा कि जिस बिहार ने जॉर्ज फर्नांडिस जैसे व्यक्ति को इतना प्यार दिया, इतना प्रबल समर्थन दिया और उनको कई बार अपना प्रतिनिधि बना के भेजा, आज बिहार में भी उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई उस पर बातचीत नहीं हो रही है, न तो सरकार की तरफ से न विपक्ष की तरफ से। और मजेदार बात यह है कि बिहार में और देश में इस समय जो लोग सत्ता में हैं वे भी और जो विपक्ष में हैं वे भी कभी न कभी जॉर्ज फर्नांडिस के या तो साथ में काम कर चुके हैं बिल्कुल बराबर। राजनीतिक तौर पर, और नहीं तो उनके विरोध में आमने सामने काम कर चुके हैं। तो विरोध में काम करना भी उतना ही प्रेरणादायी होता है और दिलचस्प होता है जितना कि एक साथ रह के सक्रिय सार्वजनिक जीवन में काम करना। मैं तो मानता हूं कि जो सक्रिय जीवन में विरोधी होता है वो ज्यादा आपको एडुकेट करता है, ज्यादा आपके लिए स्ट्रेंथ साबित होता है, ज्यादा आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है बजाय उसके कि जो कि आपका समर्थक होता है। अब जार साहब को बिहार क्यों नहीं याद कर रहा है, या आज की मौजूदा जो नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व क्यों नहीं याद कर रहा है? मुझे लगता है ये कोई जार साहब के साथ ही नहीं हो रहा है। अगर आप इतिहास पर नजर डालेंगे, चाहे वो ग्लोबल हिस्ट्री हो या हम अपने इंडियन हिस्ट्री की बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की ही बात करें, तो सत्तारूढ़ दल के ही लोग अपने पुराने बड़े नेताओं को इग्नोर करते रहे हैं और उसके पीछे मकसद और कुछ नहीं होता है। उन बड़े नेताओं को नीचा दिखाना नहीं होता है, क्योंकि उनसे बड़ी लकीर वो खींचने में विफल रहते हैं। तो बहुत उनको अच्छा। लगता है कि इन बड़े नेताओं को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए, इन बड़े नेताओं के नाम पर सेमिनार, सिंपोजियम, उनके कंट्रीब्यूशन को अगर रिकाउंट न किया जाए, तो शायद मेरा कद उनसे बड़ा हो जाएगा आज के राजनीति में और आज बहुत के अच्छा वक्त है। में। तो ये जो राजनीतिक संकीर्ण राजनीतिक सोच है मौजूदा राजनीतिक पीढ़ी की, वह इन नेताओं को मजबूर करती है कि राजनीति के जो बड़े हस्ताक्षर रहे हैं, जिन्होंने राजनीति में एक अपनी मुकाम हासिल की है अपने अलग अलग कारणों से, कुछ लोग बहुत अच्छे वक्ता थे, कुछ लोग बड़े ईमानदार थे, कुछ लोगों ने पूरे सार्वजनिक जीवन में शुचिता और अनुशासन का ध्यान रखा, अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन उन लोगों का मुकाबला आज की मौजूदा राजनीतिक पीढ़ी नहीं कर पा रही है। इसलिए सभी दलों में आप देखेंगे तो उन कि वो पुराने पुराने पीढ़ी का नेताओं है। के, बहुत बढ़िया। पुराने पीढ़ी वासिन के नेता हैं इको वासिन जी, उनको आपने आपने एक लाइन खींच दी और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा गुनाह तो ये हो रहा है कि नई पीढ़ी के लोगों ने उसको एकदम अपनी चर्चा से गायब कर दिया है, या हम लोगों ने इसलिए उन्होंने ये गायब हो गया है कि ये डिस्कोर्स बदला है, तो आज के जो कंटेम्पररी नेता है वो ज्यादा कंफर्ट है। अगर जॉर्ज फर्नांडिस की चर्चा, समाजवादी की चर्चा में बिहार में होने लगे, तो आज जितने सोकॉल्ड समाजवादी बन के उभरे हैं या अपने को क्लेम करते हैं, उनकी तो सबसे ज्यादा भद्द पिटेगी। मैं ममता जी से पूछता हूं, अभी ममता जी वहां के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मैं कॉलेज का नाम भूल रहा हूं, और ममता जी ने जॉर्ज साहब को बहुत करीब से देखा है। जॉर्ज साहब की उस सादगी को, जॉर्ज साहब के मुजफ्फरपुर में उस संघर्ष को बहुत करीब से देखा है। जॉर्ज साहब मुजफ्फरपुर में जब आते थे और जॉर्ज साहब जिस तरह से मुजफ्फरपुर में अपना इलेक्शन कैंपेनिंग का, वासिन जी जब वो करते थे, तो वो शायद कोई लकीर खींचते नहीं आते थे। उनको उनके सामने में वहां के लोग होते थे और लोग किस तरह से होते थे और क्या उनकी सादगी थी, ममता जी चाहे बेहतर बता सकते हैं कि लोगों से कनेक्ट होने का जो उनका ये रहा है तजुर्बा। तो ये ममता जी कैसे लोगों में अपील करते थे कि जॉर्ज साहब मुजफ्फरपुर आए और इलेक्शन के एक के बाद वो कैंपेनिंग में नहीं जाते थे और फिर इलेक्शन जीतने के बाद ही आते थे वो। तो ये जो उनका एक व्यक्तित्व था कि लोगों को एक संवाद में वो हमेशा बनाए रखते थे, कैसे संभव था? जी जी, सभी को नमस्कार और धन्यवाद कि इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका दिया गया। देखा जाए तो जिस समय से जॉर्ज साहब की राजनीति मुजफ्फरपुर में शुरू हुई थी 1977 में, तो उस समय मैं छोटी थी, मेरी उम्र 9-10 साल की थी, लेकिन मेरे पिताजी बड़े एक्टिव रहते थे
तमाम चीजों में। और उस समय में मुजफ्फरपुर में ढंग का 2 ही होटल हुआ करता था। तो जॉर्ज साहब जब आते थे तो ये पिताजी से उनकी जो ट्यूनिंग थी या जो, तो वो हम पिताजी के होटल चंद्रलोक में रुकते थे उस समय। और उनके साथ की 2-3 चीजें बहुत याद है। एक तो उनका बड़ा क्रेज था, फायर ब्रांड नेता थे और जेल में रह के कोई नेता चुनाव लड़ रहा था। पहली बार मुजफ्फरपुर में उनकी हथकड़ी लगी हुई तस्वीरों की पोस्टर जगह जगह मुजफ्फरपुर में लगे हुए थे। तो हम लोगों को ये लगता था, एक उत्सुकता होती थी, छोटे थे, राजनीति की बहुत समझ नहीं थी, लेकिन हम लोग भी बोलते थे कि जीतेगा भाई जीतेगा, जॉर्ज फर्नांडिस जीतेगा, क्योंकि एक फायरी ब्रांड नेता की एक इमेज उनकी क्रिएट हो चुकी थी। मुंबई से वो आए थे और वो उनकी भाषाओं पर पकड़ बहुत अच्छी थी। जैसे कहीं कहीं सुना तो इंग्लिश में भी वो उतने ही फ्लुएंट थे। तो ये सब राजनेताओं के बारे में हम लोग एक जानते थे कि मोटा मोटी तौर पर वो भाषण देते हैं, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति जिसको कि सब चीज का इतना नॉलेज है वह राजनीति में है। और हम लोग को ये समझ में आता था कि इमरजेंसी में इन पर माने एक अन्याय के तहत 76 में इनको 10 जून को अरेस्ट किया गया था। तो हम लोग को लगता था कि इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला मुजफ्फरपुर वाले लोग चुका देंगे। तो इस तरह की उनकी एक सामाजिक छवि थी। और एक घटना जिसके जिक्र पिताजी हमेशा करते थे कि वो उनके साथ सुषमा स्वराज उस समय एकदम नई नई पॉलिटिक्स में आई थी। मतलब देखिए कि कैसे वो भी डिफेंस मिनिस्टर हुए, बाद में सुषमा जी भी मिनिस्ट्री में आई। तो ये एक को इंसिडेंट रहा, लेकिन उस समय सुषमा स्वराज जी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग एक तरीके से जॉर्ज साहब के अंडर में हुई। 77 के इलेक्शन में जब सुषमा जी आई थी तो वो हमारे पिताजी से उन्होंने कहा कि एक आईना मेरे रूम में आदमकद रखवाइए। तो पिताजी ने कहा कि आईना तो है तो नहीं, आदमकद क्यों? तो मुझे भाषण की प्रैक्टिस करनी है और मुझे जॉर्ज साहब के लिए लोगों से वोट मांगना है, पब्लिक मीटिंग एड्रेस करना है। और ऐसा संजोग रहा, बिल्कुल ऐसा संजोग रहा कि जिस पब्लिक मीटिंग के लिए वो तैयारियां कर रही थी, उस पब्लिक मीटिंग में उस समय के दिग्गज नेता जगजीवन राम जी आने वाले थे। हम लोगों ने पिताजी से ये कहानियां सुनी और वो समय से नहीं पहुंच सके। तो सुषमा स्वराज जी ने जॉर्ज फर्नांडिस के लिए 10 घंटे तक कंपनी बाग के मैदान में उस मीटिंग को एड्रेस करके और पब्लिक को रोके रखा। उन्होंने पब्लिक को बिठाए रखा। फरवरी माह था वो, और सोचिए उस समय गुनगुनी ठंड भी थी और 10 घंटे तक वो दूसरे दिन जगजीवन राम जी आ पाए, लेकिन सुषमा स्वराज जी ने जॉर्ज फर्नांडिस के लिए उस पब्लिक मीटिंग को वो एड्रेस करती रही। तो ये करिश्मा था, किसी का व्यक्तित्व तो इतना विशाल रहा होगा तब तो उस पर 10 घंटे तक बोला जा सकता हो। ये एक बड़ी बात। और उसके बाद तो हम लोग का जो बचपन बीता, तो कई बार, शायद 5 बार के लगभग वो मुजफ्फरपुर से सांसद रहे। मुजफ्फरपुर को मिनी मुंबई बनाने का उन्होंने वादा किया। और जिस समय दूरदर्शन एक बहुत बड़ी बात होती थी, उस समय मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना उन्होंने की। तो एक हीरो लाइक फिगर जो होता है वो जॉर्ज फर्नांडिस जी का, हम लोग का जो बचपन बीता उसमें वो एक हीरो की तरह ही उभरे। ममता जी, मैं आपको आता हूँ, एक बार दोबारा आपके पास पे आता हूँ। मैं आपके उस दूरदर्शन के साथ मुझे याद आया कि जॉर्ज साहब ने एक बहुत बड़ा वहां मेडिसिन का एक फैक्ट्री भारत सरकार का लगवाया था जब वो इंडस्ट्री मिनिस्टर हुए थे। और वो इतनी बड़ी फैक्ट्री थी जो आज अगर कोरोना के समय में अगर आप सोचिए कि जो इम्यूनिटी बूस्टर की जो पहली दवाइयां थी वो मुजफ्फरपुर में बनना शुरू हुआ था, IDPL। और आज आप सोचिए कि बिहार में अगर वो एक फैक्ट्री होती तो शायद बिहार में लोगों को ये मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ती। जॉर्ज साहब इतना प्रोग्रेसिव थे कि बिहार के उस अंचल में मेडिसिन की इतनी बड़ी फैक्ट्री लगवाई, और लेकिन उस मेडिसिन फैक्ट्री को बिजली नहीं मिली, जिसके कारण वो फैक्ट्री बंद हो गई और धीरे धीरे फैक्ट्री खत्म हो गई। और ये सरकार जॉर्ज साहब की बड़ी देन को उस धरोहर को अभी तक बचा नहीं पाया। शैलेश जी, जॉर्ज साहब के बारे में ममता जी, मैं एक बार शैलेश जी से कमेंट ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा आता हूँ। और अब हम लोग अभी अपना अनुभव, मैं जब मिली तो मैं अपना अनुभव बताऊंगी। बिल्कुल, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, तो मैं आपका अनुभव को हम लोग शेयर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप बता रहे हैं। मुझे तो लगता है ये सब जॉर्ज साहब के बारे में लिखा भी नहीं गया है, जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज मनी जी बता रहे हैं, वासिम जी बताए हैं, आपने बताया है, कहीं किसी मैगजीन में और कहीं जगह पे आज तक छपी भी नहीं होगी। आपने
इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बताई हैं। और शैलेश जी, जॉर्ज साहब को जितना करीब से आपने देखा है, जॉर्ज साहब के एक व्यक्तित्व को आप मुजफ्फरपुर में एक स्टूडेंट में आप लाइफ में थे तब से देखा है, और यहाँ 3-3 बार 4-4 बार मंत्री हुए तब से देखा है। जॉर्ज साहब एक ऐसे मंत्री थे जो जॉर्ज साहब अपना कपड़ा खुद खींचते थे, रात में खींच के फैलाते थे बिल्कुल और वो सुबह में फिर पहनते थे। कभी भी जॉर्ज साहब का कोई ने आज तक ड्रेस नहीं देखा होगा जिसमें कोई आयरन किया हो या लॉन्ड्री से उनका धुला हो। जैसा लोग कहते थे कि रेल भवन में जो पहली बार मिनिस्टर बन के आए थे तो शायद गार्ड ने उनको रोक दिया था कि आप कौन। और वो जॉर्ज साहब थे जो कभी भी अपने को इस तरह से दिखावा और एक तरह इस तरह से कभी भी पहनावे को लेके अपना व्यक्तित्व नहीं बनाया। उस जॉर्ज साहब को समाजवादी आज किस तरह याद करते हैं शैलेश जी? जॉर्ज साहब को याद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कहाँ से शुरू करूं? जॉर्ज साहब को बहुत करीब से देखा है। 89 का उनका पहला चुनाव मुजफ्फरपुर में देखा, उस चुनाव को बहुत करीब से देखा। एक तो वो पक्ष है, और 77 के चुनाव के बारे में सुना। हमको राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, कन्हैया शरण जी, जो वहां के पत्रकार भी थे, कवि भी थे। जॉर्ज का जो पहला चुनाव 77 का हुआ, वो साहित्यकारों और संस्कृति कर्मियों द्वारा लड़ा गया चुनाव था, क्योंकि जॉर्ज प्रत्यक्ष तौर पर वहां सदैव उपस्थित नहीं थे। कन्हैया शरण जी थे, एक छोटी सी पत्रिका निकालते थे, राजेंद्र बाबू के मित्र थे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के। उन्होंने अक्सर मुझे सुनाया कि वो कटआउट की जो योजना थी उनके ही द्वारा बनाई गई थी कि जॉर्ज को हथकड़ी में दिखाया जाए। बड़ी दिलचस्प एक कहानी है जो जॉर्ज साहब ने मुझे सुनाई थी कि जब वो चुनाव जीतने के बाद कुढ़नी गए, एक गांव में, छाजन के पास वो गांव है कुढ़नी के पास, तो छाजन गांव के पास गए तो एक बूढ़ी अम्मा थी, बुढ़िया थी, जो बहुत दिनों से जॉर्ज साहब का इंतजार कर रही थी। जॉर्ज साहब आए और उनसे मिले। जॉर्ज साहब उनके पास, बूढ़ी अम्मा के पास गए तो वो कहती, अरे जारज, अरे मेरा बेटा जारज, आहा यही जारज है। वो अभागन थी इंदिरा गांधी जो तुमको बांध के रखी रे बेटा, कैसे तुम दर्द को झेला। और रोने लगी। बेटा ये आशीर्वाद है मेरा। अपने वो साड़ी के पल्लू को खोला उसने, खुटी बोलते थे हम लोग, उसमें से एक चौवन्नी निकाल के जॉर्ज साहब को दी। जॉर्ज साहब ने उस 4 आने के सिक्के को अपने पास रखा। जया जेटली जी के पास वो सिक्का है। जॉर्ज साहब कहते थे ये सिक्का मेरी। पूछा माँ क्या दूं तुझे? बेटा पानी पीने की बड़ी दिक्कत है। जॉर्ज साहब पहले, मैंने आज जो बिहार में जो नल जल योजना नीतीश कुमार जी की बदनाम हो चुकी है, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि उस समय 77-78 में जॉर्ज साहब ने छाजन गांव में, कुढ़नी के छाजन गांव में, साधु शरण शाही जी का वो विधानसभा इलाका था, मनीष जी जानते होंगे। तो उस इलाके में जॉर्ज साहब ने पहला पानी का एक बहुत विशाल टैंक बनवाया। शायद उतना बड़ा टैंक जिला स्कूल मुजफ्फरपुर के पास हमने देखा हुआ है, पानी का टैंक पुराना, ममता जी जानती होंगी, देखी भी होंगी। विशाल टैंक बना और पूरे गांव को पेय जल की व्यवस्था जॉर्ज साहब ने दी। ये 77 का चुनाव है। 89 का चुनाव उन्होंने लड़ा तो एलपी शाही जी उनके बारे में प्रचार करवा रहे थे। मुझे याद है कि वोट तुम्हारा लेकर भैया जॉर्ज चले जाएंगे, मतलब जॉर्ज को हरा दो। और एक तरह का जो जातिवाद का नैरेटिव था वो उस चुनाव में देखने को मिल रहा था। मुजफ्फरपुर ने उससे पहले जातिवाद का नैरेटिव नहीं देखा था। तो उस नैरेटिव को भी जॉर्ज साहब ने खत्म किया उस चुनाव में 89 में, और वो गए। लेकिन आज मनीष जी ने जो बात कही, मनीष जी को प्रणाम करता हूं, मेरे बड़े आदरणीय हैं। हम और एक बार भोपाल जा चुके हैं, एक साथ भारत भवन के कार्यक्रम में गए थे 86 में, मनीष जी और हम। उसके बाद इनसे पता नहीं मुलाकात नहीं हो पाई। तो जॉर्ज साहब हमेशा इस बात के मैं क्या कह रहा था, हाँ, मनीष जी ने जो बात शुरू की, अंतिम समय जॉर्ज का जो अंतिम चुनाव है, वो बीमार हो चुके थे। तो मुझको बुलाया, शैलेश बोलते थे, मराठी स्लैंग उनका होता था, शैलेश क्या करूं, चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। हमने कहा वर्तमान परिस्थिति जिस तरह नीतीश जी का व्यवहार है उसमें आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नहीं मैं लड़ूंगा, मुजफ्फरपुर से ही लड़ूंगा। मनीष जी ने, मैं नहीं गया, मुझे बोले कि चलो मुजफ्फरपुर। हमने कहा नहीं। मैंने डॉक्टर हरेंद्र कुमार को, जो पहले प्रत्याशी हो चुके थे, वहां लड़ चुके थे, मैंने हरेंद्र भाई को फोन करके कहा कि जॉर्ज साहब जा रहे हैं, इनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, बीमार भी है,
चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप इनको समझाइए और आप खुद ही चुनाव लड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि नीतीश जी हमें चुनाव नहीं लड़ाई। नीतीश जी ने मन बना लिया है, हम जैसे लोगों को उन्होंने समाप्त कर दिया है। अब हमारे लायक मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं है। डॉक्टर हेमंत कुमार छात्र नेता मनीष जी जानते हैं। खैर, जॉर्ज गए, मनीष जी ने जो बताया, जो उन्होंने किया, बहुत लंबी कहानी है, मैं नहीं कहूंगा। अनुपम होते तो बताते। कमलू बाबू के घर में जॉर्ज साहब रहते थे, ममता जी जानती होंगी। कमलू बाबू जो भी उनके बेटा जदयू के अध्यक्ष है। तो जॉर्ज साहब का जो अंतिम, पटना से जो वो दिल्ली आए हैं और मुजफ्फरपुर से पटना के बीच में जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है पुलिस के द्वारा, उसकी एक अंतहीन कहानी। हाँ, मैं जरूर कहूंगा एक बात, मनीष जी, जिस बात को आपने मनीष जी को रोक दिया था, बंधु जी, विनोद जी, जी जी, लाल कृष्ण आडवाणी वाली स्थिति जो भाजपा ने जो स्थिति, हालत जो आडवाणी की खराब की, वही इन समाजवादियों ने, खासतौर पर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति ने उनके साथ वही दुर्व्यवहार किया। वो समाजवादियों के द्विज बन के रह गए अंत समय में। आज जो द्विजों के साथ व्यवहार हो रहा है, मनीष जी इसको मतलब अनर्थ के रूप में न ले, तो एक समाजवादियों में द्विज की तरह अंतिम समय समाजवादियों में द्विज की तरह रहे। आगे मनीष जी इसको बड़ा करेंगे, बढ़ाएंगे। मैं मनीष जी से ही आगे जान लेता हूँ। मनीष जी, जो शैलेश जी ने अभी बात कही है, बहुत ही ये है कि उनकी अंतर्वेदना से जॉर्ज साहब के प्रति जो उनका है भाव, वो भाव और वो भावना मैंने देखा है। जब हम लोग पत्रकारिता में दिल्ली में साथ साथ ही कई सालों तक थे, तो मैंने शैलेश जी को, जॉर्ज साहब की अंतरंगता देखी है मैंने, और मुझे इस बात का एहसास है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मनीष जी, बिहार में रिवॉल्यूशन के नाम पे जब कभी भी लोग याद करते हैं तो कुछ नेता आपके सामने में आते हैं, उसमें जॉर्ज साहब भी है। और उस जॉर्ज साहब ने जिस पार्टी बना के, अगर वो उन्होंने लालू यादव के साथ में उनका नहीं बना और अगर उन्होंने नीतीश को सामने में खड़ा किया, तो जॉर्ज साहब ही थे जो पहली बार समता पार्टी बनाकर नीतीश जी को नेतृत्व दिया बिहार का, उनको सामने में लाया। जॉर्ज साहब खुद हो सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पीढ़ी बनाया। ये लीडरशिप बनाने का जो समाजवादियों में एक गट्स होता था, जो समाजवादियों में एक तरह से एक ट्रेडिशन होता था कि एक लिगेसी वो छोड़ता था, वो आज क्यों परिवार तक ही सीमित हो गया मनीष जी? अब यह तो एक ऐसा विषय है जिस पर आज शायद जाना मैं ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन एक चीज आपने जो कही उस पर मैं बात करना चाहूंगा। वह यह कि आप यहाँ शैलेश जी हैं और ममता जी हैं, सब हमारे परिचित हैं, आप लोग भी, सब लोगों को जानता हूं। एक चीज देखिए कि वह 1994 का जो माहौल था बिहार का, उसमें कोई भी लालू प्रसाद से राजनीतिक तौर पर भिड़ने का, संघर्ष करने का साहस नहीं कर सकता था। मैं शैलेश जी को कहता हूं कि जरा याद करें उस समय को, कोई नहीं कर सकता था। और हम लोगों ने जब यह किया, जौहर साहब ने उसका नेतृत्व किया, वह मुझे याद है 18 जुलाई को ही, 1994 के 18 जुलाई को ही उन्हें कोई फकली जो मोड़ है वहां उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई थी। हम लोग गवर्नर के यहाँ भी गए थे और उस समय नीतीश जी, कृष्ण पटेल, शिवानंद तिवारी, अब्दुल गफूर, सब लोग थे एक साथ, और सब लोगों ने एक साथ वैशाली का जो उपचुनाव जीता था, उसके बाद जौहर साहब को बहुत अपमानित लालू यादव कर देना। हाँ, उसी के बाद जो फकली मोड़ पर जो घटना हुई थी, आप 18 जुलाई था, मुझे याद है। जी, मुझे याद है। हाँ, और उसके बाद 27 जुलाई को उन्होंने पटना में जो जनता दल जॉर्ज ही था, उस समय भी समता पार्टी नहीं बनी थी, नहीं बनी थी। तो उस समय उन्होंने नीतीश कुमार को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किया। आप यह समझ सकते हैं कि उस समय 96 में 95 का चुनाव तो हार गए, वह ब्यौरा में जाऊंगा तो आज बहुत देर हो जाएगी। 96 में उन्होंने जो शिकस्त दी, वह बिहार में 54 सीटें थी और 24 सीटें 18 बीजेपी को और 6 समता पार्टी को आई।
और अगर वह सीटें नहीं मिलती तो लालू जी को प्राइम मिनिस्टर होने से उस समय कोई नहीं रोक सकता था, अगर यह ये कमी नहीं उसमें आती। उसमें उसमें मनी जी मेरी एक भूमिका थी गोविंदाचार्य जी के साथ, वो गोविंद जी अगर नहीं शुक्रिया होते। जी शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन एक नेतृत्व जॉर्ज साहब का उभरा था, क्योंकि उस जी समय जी जी। बीजेपी से समझौता करना बहुत ही मुश्किल काम था, उन्होंने किया। और फिर उसकी कहानी ये है। गोविंद जी थे। मैं बार बार उस गोविंदाचार्य जी को स्मरण करना चाहूंगा। बिल्कुल, एक आपने सोशल ठीक कहा। इंजीनियरिंग, उनका जो सोशल इंजीनियरिंग था बिल्कुल उसके कारण ये बिल्कुल संभव हो पाया। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जी मैं यह कह रहा हूं कि साहस क्या था कि एक बड़ी ताकत से लड़ करके उसको हम खत्म कर सकते हैं, यह उनमें साहस था और उन्होंने पूरा किया। दिखाया। ये उनकी अपनी चीजें थी। रिवॉल्यूशन के बारे में आपने कहा, वह इतने या थे बार बार, वह जब जब भी देखते थे जाति का सवाल, स्त्रियों के सवाल को, वह पहली बार मुझे रामचंद्र राव की बेटी से मिलवाया, जो रामचंद्र गोरे की बेटी, रामचंद्र गोरे की बेटी से मिलवाया। और उन्होंने मुझे लोकायत दर्शन के बारे में डिटेल से बताया कि कैसे लोकायत दर्शन के आंध्रा में वह प्रतीक थे, और मैं थोड़ा सा जानता था, तो इन सब चीजों पर बातें होती थी। वह बहुत बच करके, जब कभी इत्मीनान होते थे, कविता पर बात करते थे। वह फराटे के साथ मराठी बोल सकते थे, कन्नड़ बोल सकते थे, अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते थे। और इन सारी भाषाओं में कभी कभी शब्दों पर जोर देते थे, एक एक शब्द का चुनाव करते थे। वह मैनिफेस्टो लिखने के लिए हुआ 1995 में। तो उन्होंने जो मैनिफेस्टो तैयार किया था और फिर मुझे देखने के लिए दिया, और हम लोगों ने मिलकर के उसको यह किया, तो मैं देखता हूँ कि शब्दों पर, भाषा पर कितना उनका जोर होता था। कई तरह की चीजें जो हैं, जो उनमें उनके साथ ही चली गई, उन चीजों पर बात ही नहीं होती थी। ठीक आपने कहा कि वह जो समाजवादियों का जो आज आज समाजवादियों की दुनिया है, उसमें मधुलिमय को पहचानने वाले, जॉर्ज साहब को पहचानने वाले, ये लोग नहीं रह गए थे। अगर आज लोहिया भी होते तो पता नहीं लोहिया का क्या स्थान होता, उनकी जाति और वगैरह वगैरह देखी जाती। वह आप अभी शैलेश जी ने कहा कि मुजफ्फरपुर जैसे जगह में एक आदमी जो बंबई बेस्ड हो और वहां से लगातार प्रतिनिधित्व कर सकता हो, वह कोई जाति को लेकर के गए थे। और हमारे कई मित्रों का नाम लिया, वह हरिंदर जी हो और दूसरे लोग हो, हम लोगों ने सब देखा है। वह इस बिहार में, वह जॉर्ज साहब हो, मधु जी हो, इन लोगों ने प्रमाणित किया कि बिहार में जो जातिवाद का ठप्पा लगता रहा है, अगर यहाँ कोई कोशिश करता हो बहुत मन से कि हम जाति से विमुक्त करें इस बिहार को, वह कर सकता है। बहुत बिहार अच्छा। बिहार का जो समाज ही मणि जी, इसके लिए तैयार रहता है। नेता हेलो। नेता नेताओं में गलतियां होती हैं, ने जनता मणि जी, मणि जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, लेकिन आपने आज तो हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है कि हम लोग जातिवादी से, नाम से और चर्चा से अपमानित होते हैं हर जगह, कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जाति से अलग कुछ सोच ही नहीं पाते। मैं वासिन जी के पास आता हूँ। वासिन जी, आपने आचार्य नरेंद्र देव से लेके चंद्रशेखर हो, कर्पूरी ठाकुर हो, मुलायम सिंह हो, जॉर्ज हो, आपने सारे नेताओं को बहुत करीब से देखा है, आपने उन सारे लोगों से, काफी लोगों से मिला भी है। ये समाजवादियों की जो अपनी एक फितरत होती है कि समाजवादी हमेशा अकेला चलने वाला, एकला चलो के ही इस पे रहते हैं। और लेकिन समाजवादियों में जो एक सबसे कमाल की चीज यही होती है कि समाजवादी हमेशा एक नई चीज और एक नई परंपरा गढ़ते हैं। वो पुराने लकीरों को नहीं पीटते हैं, एक नई लकीर खींचते हैं, जो जॉर्ज साहब ने खींचा। चाहे वो मुंबई में ट्रेड यूनियन के लीडर के रूप में हो, या वो पार्टी जेडीयू के हो, या फिर वो समता पार्टी हो, हमेशा कुछ नया करने का, नया करने का जो जज्बा था। आज क्या सत्ता की लालच और पैसे की हवस ने समाजवाद की उस प्रवृत्ति को खत्म कर दिया और नेता में सिर्फ सत्ता ही एक फिलोसफी रह गई है। ये जो राजनीति का भौतिकवादी चरित्र है, इसका असर लगभग सभी विचारधाराओं पर दिखाई दे रहा है। वो चाहे वामपंथी राजनीति हो, या दक्षिणपंथी राजनीति हो, या सोशलिस्ट पॉलिटिक्स हो। मेरा मानना है कि जब कभी आप सोशल रेवोल्यूशन या पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का अध्ययन करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, तो आप पाएंगे कि इस तरह के बदलाव में, इस तरह के आंदोलनों में या क्रांतियों में
वही तबका सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे आया, जिसको कुछ खोने का डर नहीं था, जिसका लिस्ट स्टेक पर था। जो ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर होते हैं, वो किसी भी स्थापित व्यवस्था के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया देने में या प्रतिक्रियावादी अपनी विचारधारा को जागृत करने में घबराते हैं। और ये दौर हमेशा से देखने को मिला है इस तरह का। जब समाजवादियों की बात होती है तो उनके बारे में हम लोग मजाक में एक चर्चा किया करते थे कि समाजवादी वह होता है जो 1 साल से ज्यादा साथ भी न रह पाए और 1 साल से ज्यादा अलग भी न रह पाए। तो वो लोग साथ में जितने तेजी से आते हैं उतने ही तेजी से विघटित भी हो जाते हैं। समाजवाद की यही खूबसूरती भी थी। और उसका कारण ही था कि जो समाजवादी रास्ते पर चलने के लिए आता था, तो उसी दिन से वो तय कर लेता था कि उसको भौतिकवादी राजनीति से महल, गाड़ी, बंगला, कपड़ा, सूट बूट, इससे अपने को अलग रखना है। हमको जन सामान्य के साथ रहना है। जन साधारण की जो जीवन शैली है उसी में रच के बस के अपनी बात को आगे बढ़ाना है। तो यही कारण होता है कि जब आप बिहार की बात करते हैं, जिस पर कि आपने शुरुआत में भी चर्चा की, कि क्या वजह है कि बिहार पर जातिवाद का आरोप लगता है, क्या वजह है कि बिहारी कह के लोग जो है डेरोगेटरी रिमार्क पास ऑन करते हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि बिहार की जो शक्ति है, बिहार की जो टैलेंट है, उसको हमेशा पहचानने में गलती होती रही है। खासतौर से उन लोगों से होती रही है जो लोग की सोचते हैं कि जात के आधार पर, पंथ के आधार पर, पैसे के आधार पर हम तब के इस पूरी जमात को खरीद सकते हैं या इसको मिसलीड कर सकते हैं। आप देखिए, आजादी के पहले से लेके आजादी के बाद तक जितने बड़े सामाजिक बदलाव हुए हैं देश में, उसका नेतृत्व बिहार ने किया है। जॉर्ज फर्नांडीज के बारे में इतनी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जॉर्ज फर्नांडीज को बिहार ने एक्सेप्ट किया और कभी यह नहीं पूछा कि वो किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप लीडरशिप पर ट्रस्ट करते हैं तो लीडरशिप की इंटीग्रिटी देखते हैं, उसके इंटेंशंस को देखते हैं, उसके ऑनेस्टी को देखते हैं, और तभी आप उसको अपना लीडर मानते हैं। जॉर्ज फर्नांडीज जब मुजफ्फरनगर में गए चुनाव लड़ने, तो उनकी इंटीग्रिटी जग जाहिर थी, उनकी ईमानदारी जग जाहिर थी, और उनका जो सार्वजनिक सोच था वो भी जग जाहिर था। तो उसी बिहार ने, जो कि माना जाता है कि जातिवादी राजनीति में आकंठ डूबा है, उनको जाति और पंथ और हर चीज से अलग रख के उनको सम्मान दिया। और इसको उन्होंने, जॉर्ज ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से साबित किया था। हम थोड़ा सा उनके जन्म से शुरू करेंगे। हम सब जानते हैं कि जॉर्ज फर्नांडीज की पैदाइश एक ईसाई परिवार में हुई। उनका जो शुरुआती जीवन था वो बहुत गरीबी और मुफलिसी में गुजरा। जॉर्ज फर्नांडीज अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक प्रीस्ट की ट्रेनिंग लेने चर्च में भी गए, लेकिन वहां जाके जब उन्होंने देखा कि जिस समानता और कंपैशन और ब्रदरहुड की बात उस रिलीजन में की जाती है जिसका कि ईसाई माने उसका प्रीस्ट बन के वो आगे काम करने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन है। वहां पर भी बड़े पादरी और छोटे पादरी में अंतर है, उनके ड्रेस में अंतर है, उनके खाने के टेबल में अंतर है, उनके लाइफ स्टाइल में अंतर है। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और अपने को कहा कि नहीं, हम फ्री थिंकर रहेंगे, हम किसी रिलीजन और मजहब में भरोसा नहीं रखेंगे। तो जॉर्ज फर्नांडीज को बिहार ने तब एक्सेप्ट किया इसलिए कि जॉर्ज फर्नांडीज अपने उस पुरानी लिगेसी को छोड़ चुके थे, बहुत जात अच्छा। की, धर्म की, अपने उस हिपोक्रेटिक लाइफ स्टाइल की। तो बिहार ने उन पर भरोसा किया। नीतीश, लालू और या आप देखिए जयप्रकाश जी या मधु दंडवते, ये जो लोग नेता बने शुरुआती दौर में, और देखते देखते आज उनका कद इतिहास के पन्नों में खोता जा रहा है, चाहे वो नीतीश हो या लालू हो। और एक समाजवादी सोच का व्यक्ति जो गरीबी से उठा हो, वो जात का नेता बन के सिमट कर रह गया,
वो परिवार का नेता बन के सिमट के रह गया, वो अपने किसी राजनीतिक चमचे का नेता बन के सिमट के रह गया। आखिर क्या वजह रही? क्योंकि उन बहुत लोगों ने अच्छा, उस अपने ट्रैक रिकॉर्ड को खराब किया। बहुत बिहार अच्छा। की जनता या देश की जनता के सामने उन्होंने यह साबित करने में फेल रहे कि वे जाति, पंथ, मजहब, अपनापन से दूर हैं, वो भाई भतीजाबाद से दूर हैं। इसलिए चाहे वो नीतीश जी हों, लालू हों या और भी तमाम नेता बिहार के निकले या देश के निकले, वो धीरे धीरे वो इतिहास के साथ, वो इतिहास के पन्नों में खोते जा रहे हैं और उस सिमट के परिवार और बिरादरी और अपने चमचों तक सिमट के रह गए। बहुत तो अच्छा इसलिए वासिम जी। मेरा ये मानना है कि बिहार या समाज हमेशा अपना दिल खोल के ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है जो कि कथनी और करनी में अंतर नहीं समझते हैं, जो बहुत अच्छा। अपने मुझे निजी जीवन में या सार्वजनिक जीवन में अंतर नहीं करते हैं। और जहां मुझे तक तो आपने कहा सक्सेशन प्लान का, तो सक्सेशन प्लान भी वही नेता अच्छी तरह से आगे बढ़ाता है जिसको अपने प्रति लगाव नहीं होता है, जो नार्सिसिस्ट नहीं होता है, बहुत जो अच्छा। सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता है। वही अपने उत्तराधिकारी को अपने जीते जी आगे बढ़ाने की जज्बा रखता है और हिम्मत रखता है। वासिम इसलिए जी मुझे जॉर्ज तो लगता बड़े है, नेता थे। हाँ वासिम जी, मुझे तो लगता है कि आपने एक तरह से जो बिहार के और बिहार के पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स की एक तरह से क्रोनोलॉजी बता दी, और मुझे लगता है कि आपने जो एक लकीर खींची है यहाँ, हमारे बाद के जो पीढ़ी है उनको कम से कम इस बात को समझना चाहिए कि बिहार ने बहुत शानदार शानदार एक एग्जाम्पल सेट किया है। बिहार ने देश की दिशा बदली है। बिहार ने हमेशा से देश को एक लीडरशिप देने में अग्रणी भूमिका निभाया है, और ये बात आपने इस चीज को रेखांकित किया है। हम लोग तो सैल्यूट कर ही सकते हैं आपको कि आपने बिहार को बहुत ही पॉजिटिव नोट में रखा है कि अगर आप जातिवाद से ऊपर उठ के देखेंगे तो आपको बिहार जॉर्ज फर्नांडिस बना सकता है, चाहे आप कहीं के भी हो। अगर हमारे पास ममता जी हमारी बात सुन रहे हो तो मैं ममता जी अपना एक्सपीरियंस बताने वाली थी। हम शायद लेट से आए हैं, या ममता जी, डॉक्टर ममता जी हैं, सॉरी ममता जी, मैं थोड़ा सा लेट से आया और मुझे लगता है कि आपको डिस्टर्ब किया है इसमें। अभी टाइम हो जाता है आप लोगों को, घर गृहस्थी वाले लोगों को। लेकिन ममता जी, मैं जी ये जी जानना चाहूंगा कि जॉर्ज के साहब के जो व्यक्तित्व को आपने देखा, बचपन से देखा, और जब जी आप लगभग होश संभाली थी और करियर में आ गए थे तब भी आपने देखा, जॉर्ज साहब जी में जी आपने कभी वो बदलाव देखा कि जॉर्ज साहब आप इतने बड़े मंत्री हो गए, जॉर्ज साहब एनडीए के सब पूरे कोऑर्डिनेट एक ये बन के थे कि सूत्रधार जॉर्ज फर्नांडिस हुए, तो एक तरह से देश और सत्ता की चाबी उनके हाथ में थी, एक दौर वो भी था जॉर्ज फर्नांडिस का। तो क्या उनके देखिए व्यक्तित्व में कभी ये लगा? देखिए हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस को हमेशा एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व के रूप में देखते थे, उनके बारे में जानते थे। 98 में जब पोखरण का विस्फोट हुआ, डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस जी, तो हम लोग को ये लगता था कि यह व्यक्ति अपने देश को आणविक ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। फिर जब करगिल हुआ तो वो तो हीरो ही हो गए देश के, कि करगिल की लड़ाई में जो शौर्य उभरा हमारे सेना का, तो हम बहुत लोग कहीं ना अच्छा। कहीं दूरी उनको मानते थे। और जब 2004 के इलेक्शन में मैं आ गई थी अपने जॉब में, सर्विस में, और एक मीटिंग कराने का मैंने जॉर्ज जी से आग्रह किया कि मैं आपकी एक मीटिंग एलएस कॉलेज के ग्राउंड में करवाऊंगी। उस समय उनके साथ शक्ति स्वरूप शर्मा लोग हुआ करते थे, नजदीकी लोग। तो उन्होंने कहा कि ममता आप भीड़ जुटा लेंगी, 100 आदमी भी आ जाएगा। तो हमने कहा कि देखिए, और ऐसा संजोग रहा कि 350 की पब्लिक की भीड़ जुटी, और वो हाँ ना हो रहा था, क्योंकि मैं उस समय एकदम नई थी राजनीति में, एकदम नया, मतलब लग रहा था कि मैं कर नहीं पाऊंगी। तो जॉर्ज फर्नांडिस जी का हाँ ना होते हुए उनको खबर हुई कि हाँ वहां लोगों को जुटा रखा है। वो आए, दोपहर का समय था, उनके खाना खाने का भी समय हो रहा था, लेकिन वो जब आए और भीड़ देख के गदगद हुए और वो अपनी बात कहते रहे। भीड़ ने मुझे ठेल दिया उनकी बगल से, तो उन्होंने कहा अरे वो बच्ची जो इसको ऑर्गेनाइज की उसको बुलाइए, उसको मेरे पास बुलाइए। और बगल में उन्होंने खड़ा होकर वो भाषण दे रहे थे, चबूतरा जैसा कॉलेज में उसके ऊपर, और उन्होंने बगल में मुझे खड़ा रखा। लगा कि इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा कद, समझिए मेरी नजरों में उनका कद और ऊंचा हो गया। जो छोटों को छोटेपन का एहसास ना करवाए,
असल में बड़ा वही होता है और उसी का कद बड़ा होता है। तो उन्होंने बगल में खड़ा किया और जब खाने की बात आई तो हम लोगों ने वहाँ उस समय के प्रिंसिपल के चैम्बर में इंतजाम किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो समय की कीमत समझनी होगी, आप ऐसा करिए कि अगर दूध कहीं से एक गिलास मंगवा सकती है तो मंगवा दीजिए। और वहीं मंच पर हम लोग लाख कहते रहे कि भाई इतने बड़े नेता है, पब्लिक के बीच में कैसे खाएंगे, लेकिन वहीं मंच पर उन्होंने एक गिलास दूध पिया और अगले कार्यक्रम के लिए निकल गए। तो यह एक सादगी भरा उनका एक और छोटा सा वाक्य कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि हमारे होटल में उनके प्रचार के दौरान कार्यकर्ता सब जुटते थे। एक बार वो मरकरी टिमटिमाने लगता है, कभी भूख भाग होने लगता है, काम नहीं करता है लाइट, तो लोग कह रहे थे अरे ऐसे हो गया जल्दी आओ, वो कुर्सी पर चढ़ गए खुद और मरकरी का एक क्या गोल सा होता है, क्या उसको कहा जाता है, उसको उन्होंने घुमा दिया, घुमाया और मरकरी जलने लगी। तो लोगों ने कहा भाई बताइए, हाँ स्टार्टर सेंट्रल मिनिस्टर मरकरी ठीक कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा से मैं आज भी एक मजदूर ही हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, एक सेंट्रल मिनिस्टर रह के उन्होंने कहा ये बात कि आत्मा से मैं आज भी एक मजदूर ही हूँ। तो ये चीजें ही जॉर्ज साहब को जॉर्ज साहब बनाती है बहुत कि अच्छा। उनकी जीवनी लिखी जानी चाहिए, उनके जीवन को पढ़ाया जाना चाहिए आजकल के बच्चों को, यह बहुत जरूरी है क्योंकि वैसा संघर्ष करने वाला व्यक्तित्व जो सत्ता में रहा, जो पावर में रहा, लेकिन कभी उन्होंने पावर एक्सरसाइज नहीं किया, ये बड़ी बात बहुत होती अच्छा। है। तो लोग ममता जी थोड़े में इतराने लगते हैं। ममता जी, आपने जो बताया है, मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के लोग जो अगर सुन रहे होंगे अभी हमारे इसमें लाइफ में, तो मुझे लगता जी है कि जी हर को फक्र होगा इस चीज से कि जॉर्ज साहब भी हमारी विरासत के हिस्सा रहे हैं। शैलेश जी, बिल्कुल बिल्कुल आपको जी उस दौर को मैं आपको एक बार स्मरण में लाना चाहता हूं, जो वही जॉर्ज फर्नांडिस थे। ममता जी जिसका वर्णन कर रही थी अभी, कितने मैंने एक उनके जीवन का एक खुला किताब है, कोई भी पढ़ सकता है। इसलिए वो बार बार कह रही थी, प्रिंसिपल हैं तो वो आज भी इस बात की कमी उनको लग रही है कि जॉर्ज साहब पे बहुत कुछ लिखा नहीं गया है। लेकिन मैं जितना जॉर्ज साहब को देखा उस दौर में, कि जब तहलका में जॉर्ज साहब को एक स्टिंग में जया जेटली को फंसाया गया, और उस जॉर्ज साहब को जो दुनिया के आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड पे कभी बात होगी, तो जॉर्ज साहब एक पहला डिफेंस मिनिस्टर थे जो 21 बार सियाचिन ग्लेशियर में अपने जवानों के पास में गए थे। सियाचिन ग्लेशियर पे जाने वाला डिफेंस मिनिस्टर शायद वो देश का पहला डिफेंस मिनिस्टर होंगे जो अपने जवान के उस -16 डिग्री टेम्परेचर में हमारे जवान कैसे संघर्ष करता है, कैसे जीता है, इसको देखने वाला पहला मिनिस्टर भारत सरकार का था जो जॉर्ज फर्नांडिस वहां पहुंचे थे। आपको याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस ने जब एक जेएस रैंक का कोई ऑफिसर जब वहां पे एक स्कूटी एक तरह से बर्फ पे चलाया जाता था, हम लोग थोड़ा सा सुनते थे उसको कि वो फाइल में अटका के रखे हुए थे, तो जॉर्ज साहब ने उसका ट्रांसफर कर दिया था उस पे, वहां पे, कि तुम थोड़े दिन सियाचिन में रह के देखो कि हमारे जवान किस तरह जीते हैं। और ऐसे डिफेंस मिनिस्टर जिसने परमाणु पोखरण में जब ये परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट का करवाने का पूरा एक सीक्रेट मिशन का अपना पूरा इंचार्ज बना था, और ऐसे डिफेंस मिनिस्टर को जब चोर कहा गया पार्लियामेंट में, और वो जिस तरीके से उनको महीनों महीनों दिन तक जिल्लत की झेलनी पड़ी, दो कमीशन ने रिपोर्ट दी और तब भी माननीय कोई सांसद थे जो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे जॉर्ज साहब की इस तरह की जो दुर्गति करने की लोगों ने कोशिश की, क्या उनके व्यक्तित्व पे इसका कोई ऐसा धब्बा पड़ा क्या? सच में ऐसा कुछ था क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉर्ज कभी भ्रष्टाचारी जॉर्ज को कहना सपने में भी गलत होगा। जॉर्ज साहब ने भ्रष्टाचार को अपने सार्वजनिक जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया, और वो एक स्टिंग ऑपरेशन था, बंधु जी आप भी जानते हैं, तहलका का ऑपरेशन स्टिंग था। स्टिंग का मतलब आप जानते हैं कि कृत्रिम तरीके से किसी चीज को किया जाना, वो एक नेचुरल नहीं था। नहीं, उनको डिमोलिश किया गया, उनके पर्सनालिटी को। हाँ नहीं, उसका कारण था, मैं बता रहा हूँ, रक्षा मंत्रालय और उसमें जो कमीशन, उसमें जो सौदेबाजी होती है आर्म्स की, और उसका जो बहुत बड़ा जो उसमें जो डीलर होते हैं उसके रक्षा के मामलों के ठेकेदार होते हैं, एक तरीके से वो कितना बड़ा रैकेट था
वशिष्ठ मिश्र जी भी इस चीज को जानते, तो जॉर्ज धीरे धीरे उसको क्रैक कर रहे थे, जॉर्ज धीरे धीरे उसको क्रैक कर रहे थे, तो उन पे चोट पड़ने वाली थी। कारण कि जो बोफोर्स का घोटाला था, जिसको लेकर वीपी सिंह की सरकार उसके खिलाफ आई थी बन करके, उस बोफोर्स घोटाले की जो फाइल थी, जॉर्ज उसको तरीके से देख रहे थे बाद में। उसके अलावा बहुत सारी जो मेरी बात होती थी उनसे, लेकिन बताते नहीं थे कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहते थे कि रक्षा का मामला है देश का, कि मैं किसी से सार्वजनिक, मैंने संविधान की शपथ ली है, मैं इसका खुलासा आप या किसी पत्रकार से नहीं करूंगा। फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते थे। तो जॉर्ज पर एक तरह का हमला था, तो जॉर्ज पर ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पे वो हमला था। और उसके बाद आप देख लीजिए कि उसके बाद जब कोलिशन की सरकार का पतन होता है, तो लंबे समय तक 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, हाँ, किसी ने एनडीए शब्द की चर्चा इस कार्यक्रम में नहीं की है। एनडीए का क्राफ्टमैन कौन था? जॉर्ज फर्नांडिस। अगर वो नहीं होते तो एनडीए घटित नहीं होता। और कोलिशन की जो एक सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो नामुमकिन थी, नहीं बनती। मुझे याद है बंधु जी, आपको भी पता होगा, गोविंदाचार्य जी, जिनको हम लोग मैंने उस समय जो लुटियन जोन की जो सर्किल थी पत्रकारिता की, उसने नाम दिया सोशल इंजीनियरिंग के ये प्रणेता। आपको लगता है कि वो सोशल इंजीनियरिंग अगर गोविंदाचार्य जी के माध्यम से समाजवादियों में घटित हुई तो कैसे हुई? मैं उसका एक मोमेंट का गवाह हूं। मैं, जॉर्ज फर्नांडिस साहब और गोविंदाचार्य जी, हम सब लोग तीनों चित्रकूट गए, चित्रकूट। और नानाजी देशमुख का जो वहां एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है चित्रकूट में, वहां पर बैठ करके गुप्त बैठक हुई थी वो, ठीक है। 3 दिन तक हम रहे। उसमें नीतीश कुमार जी को भी बाद में आरएसएस की एक सभा मीटिंग हुई, उसमें नीतीश कुमार भी आए। नीतीश कुमार जी ने भी उसमें अपनी भूमिका निभाई, और वो एक बहुत ऐतिहासिक मोमेंट था। और उस समय गोविंद जी ने तमाम तरह से, किसी भी प्रकार से जो सोशल इंजीनियरिंग, भाजपा पर जो कमंडल का आरोप था, धर्म का आरोप था और जातियों की उपेक्षा का आरोप था, तो गोविंद जी ने धर्म के आधार पर जो जातियों में जो विभाजन हो रहा था, धर्म को छोड़कर, और जो जातियां भारतीय जनता पार्टी से छिटक रही थी, उसको उन्होंने साधा, उन समीकरणों को साधा, और उसको साधने में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को मनाया। जॉर्ज साहब को मनाने के बाद जो घटित हुआ वो एनडीए था। अगर वो एनडीए नहीं बना होता। सृष्टि जी, हम लोगों के पास आज का जो है टाइम है, मैं चलते चलते एक कमेंट बासिन जी से ले लेता हूँ। मनी जी हमारे साथ में शायद अभी नहीं है जुड़े हुए, मैं बस वासिन जी से एक कमेंट लेके इसको, मनी जी जुड़ गए हैं। मनी जी, मैं आपके पास एक तुरंत आता हूं, आपसे लास्ट कमेंट लूंगा। मैं वासिन जी से एक चीज जान लेता हूं कि वासिन जी, आपने अभी एक चीजें, बहुत कमाल की चीजें बताई थी कि वो एक जो डिवोशन है और एक परंपरा में अपने को स्थापित करना है। अगर व्यक्ति, समाजवाद की जो आज के राजनेता हैं, अगर आज वो भी ठान ले कि लीडरशिप घर से नहीं बनता, लीडरशिप समाज से उभर के आता है, और लीडरशिप बनाने के लिए जनता पे किसी को थोपा नहीं जाता है, तो इतने सारे इंस्टेंस हमारे सामने में है। लेकिन इसके बाद भी क्या आज इलेक्शन में सत्ता के लिए जो धनबल और बाहुबल जो इतना सक्रिय है, तो समाजवादियों का लोहिया जी से लेके, जनेश्वर मिश्रा से लेके और आचार्य नरेंद्र देव से लेके, ये सारे जो यूपी के बड़े बड़े धाकड़ समाजवादी थे, क्या आज पूरे के यूपी के इस चुनाव में जब हम देखते हैं, तो क्या ये आपको लगता नहीं है ये चूक गए हैं अब? विनोद जी, मुझे लगता है कि आज का दौर शॉर्टकट का दौर है, और इतिहास में हमेशा इस तरह के दौर आते रहते हैं। एक सर्किल होती है जो अपना चक्र पूरा करती है, राउंड अपना, और अब लगभग धीरे धीरे ये भी क्लाइमेक्स की तरफ है। पहले विचारधारा की राजनीति होती थी, फिर जात की राजनीति होने लगी, फिर धर्म की राजनीति होने लगी, फिर क्षेत्रवाद की राजनीति होने लगी, और अब पैसे की राजनीति देखने को मिल रही है कि किसके पास कितना संसाधन है, किसके पास कितना धन संग्रह है। पैसे के दम पर हम एमएलए खरीद लेंगे, पैसे के दम पर हम सरकारी मशीनरी खरीद सकते हैं, पैसे के दम पर हम पूरी की पूरी सरकार गिरा सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। मुझे लगता है ये भी लास्ट फेज है। 1-2 चुनाव के बाद धीरे धीरे फिर वही पुरानी जो इस्टेब्लिश्ड मान्यताएं हैं
वो वापस आएंगी, और जिसका मूल मंत्र हुआ करता था कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी। तो अगर ये दो चीजें जिसके आधार पर कि समाज सदियों से चला है और आगे भी चलेगा, इसकी फिर से पुनर्स्थापना मुझे होती दिखाई दे रही है आने वाले बहुत 3, अच्छा। 4, 5 वर्षों के अंदर। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ कि ये एक्सट्रीम है, माने पैसे का नंगा नाच, शक्ति के दुरुपयोग का नंगा नाच, जातिवाद, संप्रदायवाद, हर चीज एक्सट्रीम पर है। भाई भतीजावाद भी एक्सट्रीम पर है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक ऐसी पार्टी जिसके परिवार के लगभग 50 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनप्रतिनिधि के पद पर काबिज थे पिछले कुछ वर्षों तक, इस बार के चुनाव में उस राजनीतिक पार्टी ने अपने परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को टिकट बहुत दिया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। ये मतलब उसी जी जी राजनीतिक बदलाव का संकेत है, और समाज के सोच के दबाव के आगे झुकने का संकेत है। बहुत और जो बढ़िया। पार्टियां परिवारवाद के खिलाफ खड़ी हुई थी, वह पार्टियां धीरे धीरे परिवारवाद की गिरफ्त में फंसती जा रही हैं। और जिन पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लग रहा था, वे पार्टियां अपने को परिवारवाद के आरोप से बचाने के लिए, जातिवाद और जाति विशेष के आरोप से बचाने के लिए आपके बिहार में A to Z की बात कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रही हैं। ये राजनीतिक बदलाव का संकेत है, और ये बहुत बहुत अच्छा अच्छा, संकेत है। बहुत तो मैं बढ़िया बहुत वासिम जी। ऑप्टिमिस्ट हूँ जी। आपने, आपकी ऑप्टिमिस्ट जो है वो तो अगर हमारे जो सुन रहे होंगे दर्शक, उनको में भी एक उम्मीद जगाती है कि अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि चीजें खत्म होती जा रही है। और यूपी में जो एक मैसेज मिला है, जो वासिम जी ने एक हल्के तरीके से इस चीज को रेखांकित किया है कि आज अखिलेश जी भी ये बात को जान लिए हैं कि समाजवाद का मतलब परिवार नहीं होता है, तो अपने परिवार में शिवपाल यादव को छोड़ के दूसरा टिकट वो नहीं दे पाए। और वो इसलिए हो सकता है कि अब बैकडोर एंट्री में वो कुछ और कर ले, लेकिन परसेप्शन कैसे बदला है मनी जी, जो वासिम जी ने जो लाइन खींची है और जो एक उम्मीद जो भारत के लोकतंत्र और आस्था पे दिखाई है कि लोगों में है, वो चीजें टूटी नहीं है। ये एक सर्किल में घूमता है, ये एक फेज है, ये भी बीत जाएगा, एक नया फेज आएगा जो नया भारत बनाएगा। मनी जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल वासिंद्र जी ने जो बताया वह मैं उससे सहमत हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बदलाव हो रहा है, और सबसे बड़ा यह मैं देख रहा हूँ कि जो नई पीढ़ी है उस बदलाव के लिए बेचैन है। जातियों के व्याकरण टूट रहे हैं और इसी का दबाव है, जैसा वासिंद्र जी ने भी कहा कि यूपी में जो हो रहा है और बिहार में जो A to Z की बात हो रही है, और आप देख रहे होंगे कि कई तरह के बदलाव सतह पर आ रहे हैं। एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि यह जो समाजवादी और दूसरी तमाम पार्टियां हैं, ये सब 20वीं सदी के वैचारिक धरातल पर खड़ी थी। 20वीं सदी के अपने सामाजिक आर्थिक आधार थे, बुनावट थी, वहां से निकली हुई पार्टियां हैं। और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी में आज जहां हम पहुंचे हैं, नौजवानों को खास करके अब एक नए राजनीतिक व्याकरण की जरूरत आ गई है कि वह पुराने सारे सरंजाम जो सांप्रदायिक आधार हो, जातिवादी आधार हो, अगड़ा पिछड़ा के आधार हो, और भी दूसरे व्याकरण हो, वो सब ध्वस्त हो रहे हैं और बेमतलब बेकार हो गए हैं। आज उनकी बहुत जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा। आज 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 जो है नए जरूरतों के आधार पर हमारे नॉलेज सेंट्रिक सोसाइटी होती जा रही है। इसके आधार पर एक नई विचारधारा और नए राजनीतिक दल की जरूरत होगी। और मैं समझता हूं कि जब जरूरतें होती हैं तो वह चीजें भी बन जाती है। और जैसा कि वासिंद्र जी ने कहा कि वो आशावादी है, तो इस रूप में मैं आशावादी हूं। और मैं चाहता हूं कि जो परिवर्तनकारी शक्तियां हैं उनकी तरफ मैं रहूं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और मनी जी, मैं हम लोग काफी टाइम ले लिया, और आपको आने के लिए हम एक बार तो तहे दिल से शुक्रिया कहेंगे कि आपने इतना हम लोगों के साथ वक्त दिया।
और ममता जी ने वक्त दिया, और वासिन जी ने भी वक्त दिया, और जो एक लाइन वासिन जी ने जो लास्ट में कही और आपने उसको जोड़ा है उम्मीद की, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे ही महान विभूति के इस चर्चा में इस उम्मीद को जगाते रहेंगे कि वक्त बदलेगा और एक नया भारत का और एक नया जो राजनीति में जो अभी एक कह सकते हैं कि जो फेज है, यह फेज हटेगा। जो यूपी के इलेक्शन में हम लोग दिख रहे हैं कि लोग विकास की बात कर रहे हैं, वो पार्टियां विकास की बात कर रहे हैं जिनका एक कैलकुलेशन होता था। परसेप्शन बदलने पर अगर लोग आ गए हैं तो जमीन पे भी ये बदलाव देखेगा। और मैं इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि हम लोगों ने 1 घंटे से कुछ ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि जॉर्ज साहब के इस पुण्यतिथि में एक सवाल मेरा है, एक सवाल मनीष जी से, जरूर। मनीष जी से, जॉर्ज गैर कांग्रेसवाद के प्रतीक बनकर उभरे थे, विरोधी प्रतीक बनकर उभरे। क्या आपको लगता है कि जो देश की अगली राजनीति होगी वो गैर भाजपावाद की होगी और कैसी होगी? मनीष जी अगर इस पर थोड़ा हमें मार्गदर्शन दे तो अच्छा लगेगा। अब वह राजनीति, मैंने कहा कि नई जरूरतों के अनुसार राजनीतिक दल कुछ उभरने चाहिए, और वह न गैर कांग्रेसवाद की कोई जरूरत है न गैर भाजपावाद की कोई जरूरत है। अब नए, मैंने कहा कि वह देखिए, मैं मनीष जी मैं बहुत टाइम ले चुका हूं, ममता जी का भी, वासिन जी का भी, आप लोगों का भी। मैं शैलेश जी की बात को बिल्कुल एक तरह से ये करता हूं कि शैलेश जी, अगर लोग बदलते हैं तो नेतृत्व बदलता है, लोग बदलते हैं, सोच बदलती है तो पार्टी की आइडियोलॉजी बदलती है। यह सब कुछ लोगों पे है। जो वासिन जी कह रहे थे वो आज यूपी के जैसे जगह पे लोगों की सोच बदली है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज में जो कंपल्सन से जो कंपल्सन से उसको लोग छोड़ रहे हैं, वो परसेप्शन बदल रहे हैं, तो लोगों का परसेप्शन बदल रहे हैं। इसलिए पार्टी बाद से ज्यादा लोगों में विश्वास जगाने की है, जो आप जगा सकते हैं, हम लोग इस चर्चा से जगा सकते हैं। आप तमाम मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्दी और इस चर्चा को भी जारी रखेंगे। मनीष जी आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। नमस्कार वासिन जी। ममता जी नमस्कार।